ओके सो एक सेकंड संजय कुमार जी सो सो जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वो है सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी। ठीक है, आप सबको इसके बारे में पता ही होगा। दिस इज कॉल्ड CSCR और CSR भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ डिजीज जो कॉमन होती है यंग मेल्स में ऑफ 20 to 40 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, एंड इसमें होता है एक्यूट या सब एक्यूट सेंट्रल विजन लॉस, क्योंकि ये मैकुला को इन्वॉल्व करता है, फोविया को। एंड मेटामॉर्फोप्सिया मतलब डिस्टॉर्शन इन द विजन। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है जो हम एम्सलर ग्रिड से चेक करते हैं। एंड स्कोटोमा मतलब सेंटर विजुअल फील्ड लॉस। ठीक है, एंड माइक्रोप्सिया मतलब इमेज जो है वो स्मॉल दिखती है। जब भी मैकुला में एडीमा होता है, स्वेलिंग होती है, तो इमेज हो जाती है स्मॉल, तो बोलते हैं माइक्रोप्सिया। ठीक है, इन साथ में जब इडीमा होगा तो एक्सियल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि रेटिना फॉरवर्ड को आएगा, तो एक्सियल लेंथ शॉर्ट होने की वजह से देयर इज अ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये डिजीज यंग मेल्स में कॉमन होती है। सेंट्रल लॉस ऑफ विजन होता है विद मेटामॉर्फोप्सिया, विद स्कोटोमा, विद माइक्रोप्सिया एंड हाइपरोपिया। जब भी आप पेशेंट का रिफ्रैक्शन चेक करेंगे तो उसमें हाइपरोपिया होगा। और ये क्यों होता है? इट इज हाँ सॉरी, फॉरगॉट, जस्ट वेट अ सेकंड, रिकॉर्डिंग इट। Recording in progress. ओके, सो बेसिकली इसका जो कॉज होता है, इट इज ड्यू टू जो कोरियो कैपिलरीज होती है, जो कोरोइड में कैपिलरीज होती हैं, वो हाइपर परमेबल हो जाती हैं। समहाउ वो कोरियो कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं, जिस वजह से वो उसमें से उसकी परमेबिलिटी मतलब उसके अंदर जो फ्लूइड है, मतलब जो ब्लड है वो परमेबल हो जाता है। परमेबल मतलब वो लीक करने लगता है बाहर, और उसकी वजह से आरपी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में भी डिस्फंक्शन होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड आगे ऊपर की तरफ आता है और रेटिना में डिटैचमेंट हो जाती है, न्यूरोसेंसरी डिटैचमेंट। ठीक है, ये क्यों होता है? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? देखा गया है कि जो भी पेशेंट्स स्टेरॉइड लेते हैं किसी भी फॉर्म में, या स्ट्रेस लेते हैं, या स्लीप एप्निया एक डिजीज होती है जिसमें पेशेंट्स को आई मीन ड्यूरिंग स्लीप एप्निया हो जाता है। एप्निया मतलब लैक ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो एक डिजीज होती है। साथ में अगर प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, ये भी देखा गया है कि गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोराई जो होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होता है। गैस्ट्राइटिस मतलब जो एसिडिटी और स्टमक की जो एपिथेलियम होती है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। और कुछ ड्रग्स भी हैं जैसे टोपिरामेट और सिल्डेनाफिल, ये सारे ड्रग्स हैं। टोपिरामेट जो है सबसे कॉमन मेडिसिन होती है जो माइग्रेन में देते हैं, वो बहुत सारे लोग ले रहे होते हैं ड्यू टू माइग्रेन। तो हमेशा आप ये पूछ सकते हैं कि आर यू टेकिंग टोपिरामेट? ठीक है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे कॉमन है स्ट्रेस एंड स्टेरॉइड इंटेक एंड लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। तो इन सब पेशेंट्स में CSR होता है। सो डायग्नोस कैसे करोगे? सिम्टम्स में मैंने बताया हाइपरोपिया होगा, डिस्टॉर्शन इन द विजन होगा। जब भी आप ऑप्थेल्मोस्कोपी से डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से देखोगे तो देयर विल बी राउंड टू ओवल सीरियस डिटैचमेंट इन द मैकुला, और साथ में इसमें कभी-कभी येलो डिपॉजिशन भी होता है जो सब रेटिनल होता है, और ये कभी-कभी फिब्रिन डिपॉजिट्स होते हैं। आई शो यू द ओसीटी। ठीक है, पीडी क्या होता है? पीडी मतलब पिगमेंट एपिथेलियल डिटैचमेंट। जब आरपी के नीचे फ्लूइड आ जाता है और आरपी डिटैच हो जाती है। और मैं तो इमेजेस दिखाऊंगी अभी। तो ओसीटी में क्या मिलेगा इसमें? एक तो न्यूरोसेंसरी डिटैचमेंट मिलेगा बिल्कुल फोविया में, बिल्कुल सेंटर पे। साथ में पिगमेंट एपिथेलियल डिटैचमेंट्स मिलेंगे, हाइपर रिफ्लेक्टिव सब रेटिनल फिब्रिन मिलेगा, फोटो रिसेप्टर एलिप्सॉइड जोन की इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी। और इन केसेस में जब भी हम एनहांस डेप्थ इमेजिंग ओसीटी कराते हैं, एडीआई ओसीटी का जो फीचर होता है जो हमारा स्पेक्ट्रल डोमेन ओसीटी में होता है, उसमें देखा गया है कि कोरोइडल थिकनेस जो है, नॉर्मल कोरोइडल थिकनेस 250 टू 275 होती है, तो उससे ज्यादा हो जाती है इन केसेस में। और इसका सबसे आई मीन इसका जो डायग्नोस्टिक होता है ना, दैट इज एफए, फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। वैसे हम यहाँ पे ओसीटी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एफए में ना ये आपको याद रखना है कि इसमें इंक ब्लॉट एंड स्मोक स्टैक अपीयरेंस मिलती है। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक लीक होता है। आई शो यू द इमेज। अब देखो ये इमेजेस दिख रही है सबको क्लियरली? तो ये जो ओसीटी है, ये ओसीटी CSR का ओसीटी है, जिसमें आपको सेंटर में दिख रहा है, आपको सेंटर के बिल्कुल फोविया में मैकुलर ये न्यूरोसेंसरी डिटैचमेंट हो गया है। देखिए यहाँ पे फ्लूइड आ गया है पूरा, और यहाँ पे थोड़ा सा ये डिपोजिशन भी है नीचे, फोटो रिसेप्टर लेयर का भी यहाँ पे थोड़ा सा लॉस लग रहा है। ठीक है, और
साथ में ये क्या है, ये विट्रस है, विट्रस यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ से डिटैच है, तो ये क्या है, वीएमए है, विट्रोमैकुलर एडेजन साथ में। और ये जो एरोज दिखा रहे हैं ये क्या है, ये कोरोइड है। और ये जो इमेज है ना पूरी की पूरी, दिस इज एनहांस्ड डेप्थ इमेजिंग ईडीआई ओसीटी, जिसमें कोरोइडल थिकनेस आपकी इंक्रीज्ड है। तो ये सारे फीचर मिलते हैं आपको सीएसआर में। तो इस टाइप का ओसीटी अगर मिलता है तो इट इज टिपिकल ऑफ सीएसआर। और ये है जिसमें एरो दिख रहे हैं, ये फिब्रिन है। कभी कभी ओसीटी में सबरेटिनल फ्लूइड के साथ ऐसा डिपल्शन मिलता है जिसको बोलते हैं सबरेटिनल फिब्रिन। तो दिस इज आल्सो अ फीचर ऑफ सीएसआर। और ये कैरेक्टरिस्टिक एफए पिक्चर्स हैं जिसमें ये आपको इंक ब्लॉट, ये जो लीक है दिस इज कॉल्ड इंक ब्लॉट लीक। और ये हर फेज में आता है, जैसे अर्ली फेज में स्मॉल होगा, उसके बाद बड़ा होता जाएगा, फिर बड़ा होता जाएगा। तो ये लीक होता है जो स्मॉल पिन, आई मीन ये सर्कल जैसा लीक होता है। और ये जो लीक है ये इसको बोलते हैं मशरूम शेप लीक या स्मोक स्टैक। यस, इसकी स्पेलिंग यू कैन आल्सो, बस को अच्छे से देख लो, स्मोक स्टैक अपीयरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, लीक यहाँ से शुरू होता है, ऊपर जाता है और फिर ये ऐसे एक्सपैंड हो जाता है अम्ब्रेला की तरह। तो ये टिपिकल ऑफ सीएससी है। जब भी आपको ऐसा ओसीटी मिले जिसमें न्यूरोसेंसरी डिटैचमेंट एट द फोबिया है, साथ में सबरेटिनल फिब्रिन भी मिल रहा है, ठीक है, फोटोरिसेप्टर सेल लॉस है, ये वीएमए, तो इसमें एडिशनल फाइंडिंग है, कोरोइडल थिकनेस इंक्रीज्ड है ईडीआई ओसीटी में। तो ये कोरोइड, ये फीचर है सीएससी का। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये मोस्टली रिस्क फैक्टर्स की वजह से ही होता है, स्लीप की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, प्रॉपर स्लीप नहीं है, गैस्ट्राइटिस है, स्टेरॉइड ले रहे हैं तो इन सबको मॉडिफाई करना है, स्टेरॉइड ले रहे हैं तो स्टॉप करना है स्टेरॉइड को, ठीक है, स्ट्रेस ले रहे हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सब करना है आपको। साथ में अगर एक्यूट अटैक है सीएससी का तो ये देखा गया है कि 3 मंथ्स में अपने आप ही वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ऑब्जर्वेशन करना होता है फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, ट्रीट नहीं करना होता, 3 मंथ्स केवल ऑब्जर्व करना होता है। अगर 3 मंथ्स के बाद रिजॉल्व नहीं कर रहा है देन वी हैव टू ट्रीट इट। अब क्योंकि स्टेरॉइड से होता है तो एंटी स्टेरॉइड थेरेपी में कुछ ड्रग्स हैं, एप्लेनोन एंड स्पाइरोनोलेक्टोन, ये सब दे सकते हैं। साथ में एच पाइलोराई का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स। अगर मैकुलर एडिमा है तो उसमें एंटीवेजिफ देंगे, और अगर एफएफए में लीक है तो फोकल लेजर करेंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं मैकुलर टेलेंजियोप्लास्टिया, जो बहुत ही कॉमन, आई मीन इतनी कॉमन नहीं है सीएससी जैसी, सीएससी इज वेरी कॉमन, लेकिन मैकुलर टेलेंजियोप्लास्टिया इज आल्सो नॉट सो रेयर, मतलब यू कैन आल्सो सी इट, आपको भी ये मिलेगा बहुत सारे पेशेंट्स में, इतना रेयर नहीं है, बट इसके बारे में किसी को इतना पता नहीं होता है। तो मैकुलर टेलेंजियोप्लास्टिया का मतलब होता है डायलेटेशन ऑफ वेसल्स। तो मैकुलर मतलब मैकुला के आसपास जो वेसल्स हैं वो डायलेट होते हैं, जिसको बोलते हैं मैक्टेल, ठीक है। सो इट इज अ डिजीज अफेक्टिंग कैपिलरीज अराउंड द फोविया। सो इसमें देयर इज अ डायलेटेशन ऑफ पेरिफोवियल कैपिलरीज, ठीक है, एंड द लॉस ऑफ आउटर रेटिनल लेयर्स इन इलिप्सॉइड जोन। आई विल शो यू द पिक्चर, एंड देयर इज अ कैविटेशन डिफेक्ट। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो फोविया के अराउंड कैपिलरीज हैं वो डायलेट हो जा रही हैं, वो लीक कर सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, ये बहुत ही लेटर स्टेजेस होती है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, जो आउटर रेटिनल लेयर्स होती हैं उनका लॉस होने लगता है, एलिप्सॉइड जोन, आउटर रेटिनल लेयर्स जो भी है, आउटर फ्लेक्सिफॉर्म, आउटर न्यूक्लियर, ये सारी लेयर्स का लॉस होने लगता है, तो कैविटी बन जाती है, उसको बोलते हैं कैविटेशन डिफेक्ट। और अगर वो कैविटी बड़ी हो गई तो फिर मैकुलर होल बन जाएगा फुल थिकनेस। ये क्यों होता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है, बचपन से ही है, कोई कॉज नहीं है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, और जब भी एक्वायर्ड होता है बायलैटरल मोस्ट कॉमन होता है, बोथ आइज में होता है। मोस्ट कॉमन ये देखा गया है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन में मिलता है, इडियोपैथिक मतलब बिना किसी कॉज के भी हो सकता है, और मिडिल एज फीमेल्स में होता है। नंबर तो वैसे सिम्टम्स क्या होंगे, बेसिकली माकुला के अराउंड है, फोविया के अराउंड वेसल्स को अफेक्ट कर रहा है, तो सेंट्रल विजन लॉस होगा, मेटामॉर्फोसिस से डिस्टॉर्टेड विजन होगा, मैकुलर होल डेवलप कर सकता है। अर्ली फाइंडिंग में आपको फोविया में एक ग्रेस डिस्कलरेशन मिलेगा और डायलेटेड वेन्यूल्स मिलेंगे जो राइट एंगल पे डिप कर रहे होंगे, मैं दिखाऊंगी इमेज अभी। और लेट में तो आपको पता ही है मैकुलर होल हो सकता है, ओसीटी में आपको जो फोवियल बिट होता है वो एनलार्ज मिलेगा, और लॉस ऑफ आउटर, जितनी भी आउटर लेयर्स है रेटिना की वो धीरे धीरे लॉस हो जाएंगी। और लास्ट में क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें सारी आउटर लेयर्स लॉस हो जाती है और केवल इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ही रह जाती है, इसको बोलते हैं आइलम ड्रेप साइन। तो ये देखो, ये ओसीटी इमेज जो है ये मैकुलर टेलेंजियोप्लास्टिया की है, फोविया के अराउंड जो है आउटर रेटिनल लेयर्स, ठीक है, इनका लॉस होने लगा, ये बढ़ने लगा, तो ये प्रॉपर्ली क्या हुआ, लास्ट में एक स्टेज आई जिसमें केवल आइलम ये बची है, बाकी सारी लेयर्स गायब हो गई हैं, इसको बोलते हैं आइलम ड्रेप साइन। जहाँ पे मेरा एरो है ये है आइलम ड्रेप साइन, ये टिपिकल है नाकटेल का। उसके बाद ये क्या होगा, ये भी हट जाएगा धीरे धीरे, अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फाइनली मैकुलर होल बन जाएगा, ठीक है। तब इस स्टेज पे आके पेशेंट को विजन लॉस होता है,
ये देखो, ये आपकी फोवियल पिक्चर, आई मीन ये फंडस फोटोग्राफ है। इसमें आपको अभी कुछ ऐसा लग रहा है नॉर्मल है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रेइंग सा दिख रहा है, एक एरिया है जो थोड़ा वाइट हो गया है थोड़ा सा, ऐसे दिखता है, टेम्पोरल ग्रेइंग ऑफ द फोविया। ऐसे एफए में देखोगे तो एफए में यहाँ पे दिखेगा कि फोविया के अराउंड की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई हैं और थोड़ी सी राइट एंगल पे डिप कर रही है। जैसे ये दिख रहा है, ये वेसल ऐसे जा रही है और राइट एंगल पे डिप कर रही है, ये वेसल ऐसे जा रही है, राइट एंगल पे डिप कर रही है, ये वेसल ऐसे जा रही है, राइट एंगल डिप कर रही है। टिपिकल तो ये है, ठीक है, ये राइट एंगल पे डिप कर रही है और ये ओसीटी है। दीज आर द फीचर्स ऑफ मैकटेल, ठीक है। मैनेजमेंट तो इसमें कुछ करते नहीं है बेसिकली। अगर न्यूवास्कुलराइजेशन डेवलप हो रहा है कि जो नई वेसल्स बन रही है फोविया के अराउंड, तभी उसको ट्रीट करेंगे एंटीवेजफ से, अदरवाइज कोई कुछ नहीं करते। इसमें ऑब्जर्व करते हैं डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करें, कोरोइडाइटिस, जो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कोरोइड, इसमें कोरोइड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो पेशेंट किस कंप्लेंट से आता है? विजन लॉस, फ्लोटस एंड फोटोफोबिया। इसमें साइन क्या मिलेगा? दो कंडीशन होती है, कोरोइडाइटिस एंड रेटिनाइटिस। कोरोइडाइटिस मतलब कोरोइड का इन्फ्लेमेशन, रेटिनाइटिस मतलब रेटिना का इन्फ्लेमेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि कोरोइड जो है वो आपका ऊपर बाहर होता है, बाहर की तरफ, रेटिना अंदर की तरफ होता है जहाँ पे वेसल्स होती हैं। तो अगर कोरोइड में इन्फ्लेमेशन होगा, बाहर की तरफ स्वेलिंग होगी, तो वेसल्स तो नॉर्मल दिखेंगी क्योंकि वेसल्स तो ऊपर है रेटिना में, कोरोइड में नहीं है। तो ये एक तो येलोइश दिखेगा, इसकी मार्जिन डिफाइंड होगी। थोड़ा सा विट्राइटिस, विट्राइटिस मतलब विट्रस में उसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं। विट्राइटिस तो माइल्ड ही होगा ना, क्योंकि ये तो पीछे है काफी, तो बाहर की तरफ है। और रेटिनल वेसल्स जो है वो क्लियरली विजिबल होंगे क्योंकि रेटिना के पीछे है कोरोइड और उसका इन्फेक्शन है। और इसके कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, ये बहुत ही थोड़े से लिखे हैं, और भी कॉज हो सकते हैं। बेसिकली आपको रूल आउट करना है इन्फेक्शन। सबसे कॉमन इंडिया में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, वायरल इन्फेक्शन, हर्पीज, वेरिसेला, ये सब, टॉक्सोप्लाज्मा, फंगल इन्फेक्शंस में कैंडिडा, ये सब हो सकते हैं। सारे कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, हाइपरटोसिस, बैशेट डिजीज, सारी और भी कई सारी डिजीजेस होती हैं। इस पे डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? एक तो क्लिनिकली दिख जाएगा, जैसे मैंने बताया, अभी मैं इमेजेस दिखाऊंगी, फंडस पिक्चर से देख लोगे, ब्लड टेस्ट कराओगे सारे। ओसीटी में आपको क्या मिलेगा? विट्राइटिस में विट्रस सेल्स मिलती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरी कंडीशन। हेलो मैम। यस, साइकोलोसिस मैडम, ये कौन सा डिसीज होता है? मतलब जैसे कोई लोहा लग जाए तो उसमें से फिर डिपॉजिट होता है तो वही मतलब उसमें जाता है ना, ऐसा ही कुछ होता है कि कुछ अलग होता है? क्या कर रहे हो? सार्कोइडोसिस। अच्छा, सार्कोइडोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून मतलब जैसे आर्थराइटिस होता है ना, कि जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो ही रिएक्ट कर रही है खुद के सेल्स के अगेंस्ट। तो सार्कोइडोसिस किसी को भी हो सकता है। सार्कोइड ऐसा नहीं है कि लोहा लगेगा या ऐसे कुछ नहीं है। सार्कोइडोसिस एक बीमारी है, ये ऑटो इम्यून है, बॉडी किसी को होती है, कोई किसी को भी हो सकती है। जैसे आर्थराइटिस किसी को भी हो सकती है, वैसे सार्कोइडोसिस किसी को भी हो सकती है। इसमें बेसिकली फेफड़ों में असर आता है, लंग्स में गांठें बन जाती हैं और आईज में भी इफेक्ट आता है। कोरोइडाइटिस हो जाता है, जिसमें मैं बता रही हूँ, और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। सार्कोइडोसिस तो एक पूरा अलग ही चीज है, आप उसको पढ़ के लेना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं आईज में। इसमें कॉर्निया में भी हाँ, इसमें कॉर्निया में भी डिपॉजिट, जैसे मतलब एसपी के जैसा डिपॉजिट हो जाता है ना, उसमें कॉर्निया में भी। कॉर्निया में भी होता है, राइट, कॉर्निया में भी होता है। ये सारी जितनी ऑटो इम्यून डिजीजेज है ना, एसएलई, बेशेट्स, ये सब कॉर्निया को भी इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है। ये पूरा ऑल ओवर आई को इन्वॉल्व करती है। तो मैं तो अभी जस्ट कोरोइडाइटिस बता रही हूँ। कोरोइडाइटिस में भी ओके मैम। यस, ओसीटी, विट्रस सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। विट्रस सेल्स तब मिलेगा जब भी विट्रस में इन्फ्लेमेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं विट्राइटिस। वो किसी में भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कोरोइडाइटिस में माइल्ड होगा क्योंकि कोरोइड तो बाहर की तरफ है ना, विट्रस अंदर रेटिना में है, रेटिना के पास है, तो विट्राइटिस इतना नहीं होगा कोरोइडाइटिस में। लेकिन रेटिनाइटिस में विट्राइटिस बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो रेटिना का ही इन्फ्लेमेशन है। तो वो दिखेगा कैसे? व्हाइट डॉट्स दिखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगी पिक्चर। विट्रस में व्हाइट डॉट्स दिखेंगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है पहचानना। मैकुलर एडिमा हो सकता है, सब रेटिनल फ्लूइड हो सकता है, डिटैचमेंट हो सकता है, कोरोइड की हाइपर रिफ्लेक्टिविटी मिलेगी ओसीटी में, इलिप्सॉइड जोन का लॉस तो हो सकता है। डायग्नोस्टिक लेकिन इसमें ऑटो फ्लोरेसेंस होता है और एफए देखने के लिए कि कौन सी वेसल्स में, मतलब ऑटो फ्लोरेसेंस बेसिकली। ऑटो फ्लोरेसेंस में हम ये देखते हैं कि कौन से आरबी में इफेक्ट कितना पड़ रहा है, मतलब ये एक्टिव है या फिर इतना एक्टिव नहीं है। और ट्रीटमेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करना है हमें। अगर
अगर इन्फेक्शंस, हाँ एक और चीज़, अगर इन्फेक्शंस है जैसे हर्पीज है, टीबी है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट तो अलग ही होगा, एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये कोरोइडाइटिस है, ये जो लीजन्स दिख रहे हैं वाइट, ये वाइट लीजन्स, ये वाइट लीजन जो कर्सर मेरा दिख रहा है, ये वाइट लीजन, डिसॉल, ये सारा थोड़ा रिजॉल्व हो गया है, पर ये सब कोरोइडाइटिस के पैचेस हैं, ये पैचेस में होती है, जैसे ये अलग ही लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि रेटिना के पीछे कुछ है, तो रेटिना के पीछे कोरोइड है। ओके, तो कोरोइड में इन्फ्लेमेशन है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि वेसल्स एकदम नॉर्मल है, वेसल्स उनके ऊपर से जा रही हैं बड़े आराम से, वेसल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेसल्स सब दिख रही हैं आराम से, तो इसका मतलब ये कोरोइडाइटिस है, रेटिनाइटिस नहीं है, क्योंकि अगर रेटिना का ही इन्फ्लेमेशन होता तो वेसल्स नहीं दिखती इतनी, क्योंकि जब रेटिना में ही स्वेलिंग आ गई है तो वेसल्स कैसे दिखेंगी? अभी तो कोरोइड में स्वेलिंग है तो वेसल्स क्लियरली दिख रही है, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है कोरोइडाइटिस को रेटिनाइटिस से डिफरेंशिएट करने की। और जब भी ओसीटी कराएंगे ये हाइपर रिफ्लेक्टिव सा लीजन मिलेगा जिसमें बैक शैडोइंग मिलेगी, और ये जो वाइट डॉट्स दिख रहे हैं जहाँ पे येलो एरो है और मेरा कर्सर है, ये डॉट्स, ये विट्रस में सेल्स हैं, इसको बोलते हैं विट्राइटिस। ठीक है, ये सबसे कॉमन होता है, ये किसी में भी मिल सकता है, नॉट जस्ट कोरोइडाइटिस, रेटिनाइटिस में भी मिलेगा, और अगर पोस्टीरियर यूवेटिस है, कोई और डिजीजेस हैं उनमें भी मिलेगा ये। ठीक है, अब रेटिनाइटिस सेम है, बस रेटिना का इन्फ्लेमेशन है, इसमें थोड़ा व्हाइटिश लीजन होगा, इर्रेगुलर मार्जिन होगी, रेटिना में एडीमा होगा, बहुत ज़्यादा विट्राइटिस होगा क्योंकि रेटिना का ही इन्फ्लेमेशन है, तो सामने विट्रस है तो बहुत ज़्यादा। ये भी मिल सकता है, एंड कोरोइड आपका फ्लैट होगा क्योंकि कोरोइड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेटिना में प्रॉब्लम है, एंड विट्रस में सेल्स मिलेंगे, ट्रीटमेंट वही है, स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। अब ये देखो, ये रेटिनाइटिस के पैचेस हैं, ये थोड़े से वाइट हैं, वो येलोइश थे, देखो ये थोड़े येलोइश हैं, दीज आर थोड़ी वाइटिश, इनकी मार्जिन्स थोड़ी क्लियर लग रही हैं, जैसे ये, इसकी कोई मार्जिन नहीं है, ये पूरा ऐसे लग रहा है कि कोई मार्जिन ही नहीं है इसकी, और ये वेसल्स भी थोड़ी सी आपको डिस्टॉर्टेड लग रही है, जैसे यहाँ पे आपको वेसल्स क्लियरली दिख रही हैं, यहाँ पे आपको वेसल्स क्लियरली नहीं दिख रही, तो इसका मतलब रेटिना में ही इन्फ्लेमेशन है, रेटिनाइटिस है ये। ठीक है, और ये ओसीटी में ऐसे रेटिना का ही इनर लेयर्स का हाइपर रिफ्लेक्टिविटी हो गई है विद बैक शैडोइंग, और यहाँ पे है सब रेटिनल फ्लूइड रेटिना में, ये रेटिनाइटिस है, और यहाँ पे विट्रस सेल्स भी है, ये इतनी सारी, ये रेटिनाइटिस। हाँ जी, तो ये डिफरेंशिएट करना समझ आ गया सबको, रेटिनाइटिस कोरोइडाइटिस को डिफरेंशिएट कैसे करना है? यस मैम, हाँ यस मैम, बट कोरोइडाइटिस में थोड़ा सा येलोविश जैसा होगा ना, येलो जैसा दिखता है ना, कोरोइडाइटिस ऐसा दिखेगा, येलोइश पैचेस होंगे, हाँ येलोइश पैचेस होंगे जिसमें वेसल्स आपको क्लियरली दिखेंगी, 5:15 इसकी मार्जिन्स एकदम क्लियर होंगी, 6:30 तक आऊँगा। और विट्राइटिस इतना ज़्यादा नहीं होगा। रेटिनाइटिस में वाइटिश होंगे, मार्जिन्स क्लियर नहीं दिखेंगी, वेसल्स भी क्लियर नहीं दिखेंगी, विट्राइटिस बहुत ज़्यादा होगा। गॉट इट? ओके तो वो क्लियर है, आपको देखो, नहीं तो समझ आ गया? पहले बताते, मैं बाइक छोड़ आता मैं एक दिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना इन दोनों का एकदम, अगर आप अभी ये देखो, ये तो खाली ओसीटी की क्लास है, तो यहाँ पे तो हम रेटिनाइटिस कोरोइडाइटिस नहीं पढ़ा रहे, हम तो केवल ओसीटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको मतलब जैसे इनके बारे में पढ़ना है तो आप इनके बारे में अलग से पढ़ सकते हो। और ये डिफरेंशिएट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम अलग अलग जानना चाहते हैं क्या है ये, क्योंकि रेटिनाइटिस जो है कुछ चीज़ें हैं जो केवल रेटिनाइटिस ही ज़्यादा कॉज करती है, कोरोइडाइटिस कॉज नहीं करती। तो अगर हमने ये पहचान लिया कि इस पेशेंट को कोरोइडाइटिस नहीं है, रेटिनाइटिस है, तो हम उन चीज़ों के टेस्ट कराएंगे ना, सारे टेस्ट क्यों कराएंगे, इसलिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये क्या है। नॉर्मली आप सबको फंडस फोटो देखना आना चाहिए कि फंडस फोटो में कुछ भी एबनॉर्मलिटी है तो आप वो डिटेक्ट कर सको कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, जिससे आप पेशेंट को भी गाइड कर सकते हो। अगर क्योंकि सारी चीज़ें पेशेंट जो है डॉक्टर से पूछ लेता है, बट कुछ क्वेरी होती हैं जो बाकी के स्टाफ से डिस्कस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पेशेंट्स ना रेटिनाइटिस कोरोइडाइटिस के फ्लोटर्स की कंप्लेन लेके आते हैं। नॉर्मली जब भी पेशेंट फ्लोटर्स बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है रेटिनल डिटैचमेंट होगा, लेकिन या विट्रस हैमरेज होगा, लेकिन रेटिनाइटिस कोरोइडाइटिस में भी होगा। फ्लोटर्स क्यों है? क्योंकि विट्रस में इतनी सारी सेल्स हैं, इतनी सारी सेल्स हैं विट्रस में, पूरा विट्राइटिस है तो फ्लोटर्स भी होगा पेशेंट। तो फ्लोटर्स में एक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपने दिमाग में डाल लो, रेटिनाइटिस कोरोइडाइटिस। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। अच्छा,
ओके हमें तो आ रही है clear। अभी आ रही है? नहीं वॉइस तो क्लियर आ रही है, एक बार आप नेटवर्क चेक कर लो, आपको वॉइस क्लियर आ रही है। करो। तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर कोई पेशेंट फ्लोटस की कंप्लेन लेके आता है तो इट कैन बी 3 थिंग्स या 4 थिंग्स हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, विट्रेस हेमरेज हो सकता है, रेटिनाइटिस हो सकता है, कोराइटिस हो सकता है। नॉर्मली हम रेटिनाइटिस कोराइटिस के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है। और ये फंडस पिक्चर मैंने बता दिया कि आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ओसीटी में भी कैसे करोगे। Got it? क्लियर है, आप टेस्ट लो। ओके सो अभी बाद में किसी को डाउट है तो पूछ लेना। यस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, सोलर रेटिनोपैथी। ये बहुत ही अनकॉमन तो नहीं है इतना, बट इतना आपको शायद कई लोगों ने नहीं देखा होगा। ये सोलर रेटिनोपैथी बेसिकली होता है जब भी पेशेंट सूर्य ग्रहण होता है, जैसे तो बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण को नहीं गेज करना चाहिए। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण के टाइम पे हार्मफुल यूवी रेज निकलती हैं जिसकी वजह से मैकुला में डैमेज होता है, उसकी वजह से सोलर रेटिनोपैथी हो सकती है। तो सोलर रेटिनोपैथी को सोलर रेटिनाइटिस या फोटिक रेटिनोपैथी भी बोलते हैं। ये लाइट इंड्यूस्ड फोटोकेमिकल टॉक्सिसिटी है ड्यू टू सनलाइट, ड्यू टू यूवी लाइट। इसमें फोवियल रेटिनल टिश्यू की इंजरी होती है। क्यों हो सकता है? सन गेजिंग, इक्लिप्स व्यूइंग, ग्रहण देखना, सन गेज करना, प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक बिना किसी प्रोटेक्शन के। यूजुअली इनके लिए कोई प्रॉपर ग्लासेस आते हैं, लेकिन अगर हम प्रोलॉन्ग गेजिंग करते हैं कोई पेशेंट तो उनमें हो सकता है। वेल्डिंग आर्क्स में जो पेशेंट वेल्डिंग मशीन पे काम करते हैं उनकी आर्क्स में भी कुछ हार्मफुल यूवी रेज निकलती है, उनसे हो सकता है। और सबसे अनकॉमन है आजकल तो, बट लेजर पॉइंटर्स जो होते हैं, लेजर लाइट्स, उनसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर ये डायरेक्टली मैकुला को हिट करते हैं तो इनसे सोलर रेटिनोपैथी होती है। सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट को? इतने सिम्टम होंगे। अब जैसे ये नीचे नहीं पड़ा जाना। यस सेकंड लास्ट का कोई एक्चुअली मैम जैसे न्यू बॉर्न बेबी को होते हैं तो वो मदर में डिलीवरी से बिफोर हो सकते हैं मैम ये? नहीं, इसका न्यूबॉर्न बेबी और इससे कोई इसका न्यूबॉर्न बेबी और इससे कोई मतलब नहीं है। इट इज जस्ट ड्यू टू ये सारे कॉजेज, ये सारे कॉजेज हैं। इसका बर्थ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बस अपने आप, ये जब आप ये सब चीजें करोगे तो होगा। सन गेज करोगे, एक्लिप्स व्यू करोगे, वेल्डिंग आर्क्स में जो काम करते हैं वो लेजर पॉइंटर किसी से को यूज कर रहे हैं तो उनमें होता है। ये बच्चे में नहीं, जन्मजात नहीं होती है बीमारी, ठीक है। इस टाइप की बीमारी नहीं है ये। सिम्टम्स इसमें ज्यादा आएंगे नहीं, खाली माइल्ड टू मॉडरेट ही होगा विजन लॉस, सीवियर नहीं होगा। फोटोमा हो सकता है सेंट्रल, अगर आप एम्सलर पे चेक करोगे तो दिखेगा आपको। यूजुअली स्लोली रिकवर्स इन, देखा गया है कि 3 to 6 मंथ्स में अपने आप ही रिकवर हो जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में कभी कोई परमानेंट विजन लॉस होता है। और ये देखा कुछ नीचे होता रहता है। हाँ मेरे पड़ोस में ही है एक पेशेंट है, वो लड़की अभी काफी 26 ईयर की होगी, लेकिन उसको सेम नहीं रहा है उसको लास्ट मतलब 26 ईयर से वैसे ही कोई इम्प्रूवमेंट। अच्छा, तो कोई नहीं, ये सब मैं अभी बताती हूँ। मैं फंडस फोटो ये सब दिखाती हूँ। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं पेशेंट्स, मतलब किन में ये ज्यादा कॉमन होगा? एक तो यंग एज में, क्योंकि यंग एज का फोविया ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें होगा। यंग एज में लेंस भी क्लियर होता है। जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हो आपको कैटरैक्ट थोड़ा बहुत तो डेवलप हो ही जाता है। तो जब कैटरैक्ट होता है ना तो सन रेज इतनी इजीली पेनिट्रेट नहीं करती, लेकिन अगर क्लियर लेंस है तो सन रेज एकदम डायरेक्ट पेनिट्रेट करके फोविया में लगेगी, तो वो रिस्क फैक्टर है। कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने फोटो सेंसिटाइजिंग मेडिसिन ली है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो मेडिकेशंस होती हैं जो फोटो सेंसिटाइजिंग होती है, मतलब वो पर्दे को सेंसिटिव बना देती है लाइट की, उनसे भी हो सकता है। और कभी कभी कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट हैं तो साइकियाट्रिक इशू है तो उनको समझ नहीं आता कि सन को नहीं देखना, तो वो लोग सन को, जैसे नॉर्मल जो पेशेंट है वो तो उनको समझ आता है कि इतनी देर तक नहीं देख सकते, बट उनको समझ नहीं आएगा तो वो केज ही करते रहते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हेन टू स्टॉप, है ना। तो किसी पेशेंट्स में मेंटल इश्यूज है तो उनमें हो सकता है। और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होंगे? कैटरैक्ट जो है वो प्रोटेक्टिव है क्योंकि लाइट पेनिट्रेट भी नहीं करेगी। डार्कली पिगमेंटेड फंडस प्रोटेक्टिव है। हाई रिफ्रैक्टिव एरर प्रोटेक्टिव है। जब भी अगर मायोपिया है तो जो है आई बॉल बड़ा है तो लाइट को जाने में उतना ही टाइम लगेगा। हाई रिफ्रैक्टिव एरर में कम चांसेस। इसमें फोटो रिसेप्टर और आरपीई में डिफेक्ट्स होगा। और फंडस में सबसे ये कैरेक्टरिस्टिक है, येलो वाइट स्पॉट मिलेगा फंडस में, और बाद में ये रेड स्पॉट बन जाता है सराउंडेड बाय हेलो ऑफ पिगमेंट्स। हेलो मतलब ऐसे सराउंडिंग एक रिंग सी बन जाती है। आई विल शो यू द इमेज। ओसिटी में फोकल फोविया के नीचे आरपीई का डिसरप्शन मिलेगा। फोकल हाइपर रिफ्लेक्टिव एरिया मिलेगा। सेंट्रल आउटर रेटिनल एट्रोफी मिलेगी बिल्कुल सेंटर पे।
प्रिवेंशन इज द ओनली ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि सन गेज मत करो, कर रहे हो तो ग्लासेस लगा के करो, वेल्डिंग पे काम कर रहे हो तो ग्लासेस लगा के करो, ये सब इसका ट्रीटमेंट है। ओके, सो ये देखो, ये है ऐसे सेंटर पे येलो व्हाइट स्पॉट, साइड में एक हल्की सी रिंग, ये है सोलर रेटिनोपैथी। ये आपको ऑटोफ्लोरेसेंस में इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे डिफेक्ट आरपीई में। और ये ओसीटी टिपिकल ओसीटी है, ये फोविया के नीचे यहाँ पे डिफेक्ट मिलेगा। आउटर रेटिना में ही है केवल, इनर रेटिना में नहीं है, केवल आउटर रेटिना में, आरपीई और फोटोरिसेप्टर लेयर में। तो ये है सोलर रेटिनोपैथी। इस इमेज को एक बार अगर देख लिया तो फिर आप भूल नहीं सकते ये इमेज। इतनी कैरेक्टरिस्टिक इमेज है कि, और ये बहुत कॉमनली आता है पेशेंट्स। अगर किसी की ओसीटी में कुछ नहीं है, बस ये है, तो दिस इज सोलर रेटिनोपैथी टिपिकल। ओके, सो आज का टॉपिक खत्म हो गए। अभी हमारे पास एक क्विज है। अनुराग, कैन वी स्टार्ट क्विज? हाँ जी, मैं उससे पहले किसी को कुछ अगर डाउट्स है या किसी को कुछ इमेज देखनी है तो आप एक बार प्लीज बता दीजिए। अरे क्विज आएगी हाँ। अभी। जो मैम ने अभी 4 से 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं, किसी को कोई कुछ भी डाउट doubt तो नहीं किसमें? सेठी राम जी, नितेश तिवारी, हेलो। हाँ, कुछ डाउट तो नहीं सेठी राम जी? नहीं, अच्छा अनुराग, हम क्विज स्टार्ट कर रहे हैं, तो है ना आप किसी भी एक नाम को लेके क्वेश्चंस पूछना। जैसे ये जो क्वेश्चन है आप किसी से भी पूछ सकते हो। ओके, तो यू जस्ट कॉल द नेम, आई विल आस्क क्वेश्चन। सो ये व्हाट इज द डायग्नोसिस, कोई भी बताओ। नम्रता पाल जी, आप बताइए। जिसमें एरो दिख रहा है पहले और सेकंड ओसीटी में, क्या डायग्नोसिस है, ये क्या है? और ये सारे ओसीटीज आप देख चुके हो, प्रीवियस क्लासेस से ही है सारे ओसीटीज। नम्रता जी, नम्रता पाल। रतन ज्योति जी फ्रॉम क्या कानपुर। है ये, क्या डायग्नोसिस है? नम्रता जी कुछ बोलने वाली थी, शायद लाइन चली गई। प्रेमा फ्रॉम एनएलआर। सीएमई नहीं, सीएमई तो है, ये सीएमई है, ये सारा सीएमई है, लेकिन जिसका रेड एरो है ये क्या है? ये माइक्रो एन्यूरिज्म है मैडम। हाँ, वेरी गुड। किसने बताया? महेश ने बताया। हाँ, वेरी महेश गुड, फ्रॉम सूरत से मैम। वेरी गुड। ये गुजरात। माइक्रो एन्यूरिज्म है, ठीक है। ये डायबिटिक पेशेंट है, ये सीएमई है, और ये माइक्रो एन्यूरिज्म इस तरह से दिखता है, ऐसे। ओके, सो दिस इज माइक्रो एन्यूरिज्म इन डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके, सो व्हाट इज दिस? दो चीजें हैं, पहले वाले ओसीटी में क्या है और दूसरे वाले ओसीटी में क्या है? दानिश फ्रॉम वैशाली। इसमें स्पॉन्ज मैकुलर एडिमा है और हार्ड एजिटेशन वाले वेरी गुड। महेश, आप रुको एक बार। महेश, ओके ओके ओके। नेक्स्ट से एक बार डिस्कस करने दो एक बार। शुड आई कंटिन्यू? हाँ जी मैम, नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, ये है आपका सिस्टोइड मैकुलर एडिमा डायबिटिक रेटिनोपैथी में। ये प्रॉपर, इसको सिस्टोइड यही वाला है, स्पॉन्जी फॉर्म भी बोलते हैं, या इसको एक और बोलते हैं फ्लावर पेटल अपीयरेंस, ठीक है। तो ये इसको एक और चीज बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, इसको हनीकॉम भी बोलते हैं, हनीकॉम अपीयरेंस, फ्लावर पेटल अपीयरेंस, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा डायबिटिक। और ये क्या है? हार्ड एक्सुडेट्स। हार्ड एक्सुडेट्स क्यों है? कौन सी लेयर में है ये? आउटर प्लेक्सीफॉर्म में है ना। नितेश तिवारी फ्रॉम लखनऊ। ये आउटर रेटिना लेयर है। रतन ज्योति फ्रॉम कानपुर।
रतन ज्योति फ्रॉम कानपुर। चलो इनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रतन ज्योति के लिए। ये हार्ड एक्सुडेट्स है जो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में है और ये दोनों डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अब बताओ रतन ज्योति, बताओ ये क्या है और ये क्या है? मुझे लगता नहीं कि लाइन पे शायद वो ओपीडी कर रही हैं। अच्छा, कोई और बताओ। अच्छा मैं बता रहा हूँ डीवीडी और जो सेकंड स्टार है उसमें न्यूरो सेंसरी रेटिनल डिटैचमेंट है। हाँ, ये क्या है? ये देखो, ये हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर है आरपी, और आरपी का डिटैचमेंट हो गया है तो उसको बोलेंगे पिगमेंट एपिथेलियल डिटैचमेंट यानी पीएडी। और ये क्या है? रेटिना का डिटैचमेंट, सीरियस डिटैचमेंट है। ठीक है, ओके। ये क्या है लेफ्ट साइड में? ऑप्टिक डिस्क फिट है मैडम इसमें। कौन बता रहा है आंसर? महेश बता रहा है पार्लियामेंट स्टूडेंट। महेश अभी आप मत बताना, अब नेक्स्ट कोई और बताएगा। ओके ओके मैम। ये देखो, ये ऑप्टिक डिस्क बिट है, ये बिट है, और साथ में और क्या है? फोवियल रिफ्लेक्स दिख रहा है? फोवियल रिफ्लेक्स? नहीं मैम, नहीं है तो फोवियल रिफ्लेक्स नहीं है मतलब एडिमा है साथ में, तो इसको पूरे को बोलेंगे ऑप्टिक डिस्क बिट मैक्युलोपैथी। बताओ। नेक्स्ट दानिश। तीनों ओसीटी बताओ, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? अनुराग, कोई और बता रहा है? आई थिंक ओपीडी में बेस्ट है अजय शंकर फ्रॉम कानपुर। अजय शंकर जी है लाइन में? मैम जो नीचे वाली वो आरपी ही है मैम। अरे वो तो लिखा ही है आरपी, तो ये लेयर है। ये हो क्या रहा है आरपी में? नहीं वो नहीं मैम। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। ये ओसीटी मॉड्यूल 3 था। क्या था ओसीटी मॉड्यूल 3? मॉड्यूल 3 में हाँ मैम सारी चीज कवर की है। ये उन्हीं की पिक्चर्स हैं, मैंने बाहर से कुछ लिया ही नहीं है। एआरएमडी सीएनवीएम सबने पढ़ा हुआ है। ये क्या है? आरपी के नीचे डिपोजिशन है ना कुछ? ट्रूसेंट वगैरह सबने। हाँ, तो ये ट्रूजन है, ये सॉफ्ट ट्रूजन है बड़े वाले, ये हार्ड ट्रूजन है छोटे वाले, ये सॉफ्ट है। और ये क्या है? ये भी ट्रूजन है लेकिन सॉ टूथ अपीयरेंस है, तो इनको क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर ट्रूजन। ये हार्ड ड्रूजन, ये सॉफ्ट ड्रूजन। ये जो बड़ा वाला ड्रूजन है ये सॉफ्ट ड्रूजन है, आरपी के नीचे ही होता है ये। और ये हार्ड ड्रूजन है और ये क्यूटिकुलर ड्रूजन है। सारे ड्रूजन सेम है, बस साइज का फर्क है। सॉफ्ट ड्रूजन हाँ बड़े होते हैं, हार्ड ड्रूजन छोटे होते हैं, क्यूटिकुलर जो होते हैं नुकीले होते हैं। सॉ टूथ अपीयरेंस बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट पे चले। हाँ जी मैम नेक्स्ट। बताओ फर्स्ट इमेज क्या है? नेक्स्ट कौन बताएगा? महेश को छोड़ के। ये इसी इमेज को, हाँ बताओ। सेठी राम जी। नम्रता पाल जी। मुझे लगता है मैम सब ये ओपीडी देखने में व्यस्त हैं। हमें कोई और टाइम पे रखनी चाहिए क्लास? प्रेमा फ्रॉम एनएनआर। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? अमित बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी अमित। हाँ जी अमित जी बताइए। DRM लग रहा है। क्यों लग रहा है आई ये? कौन सी है? अमित जी ये बताइए सबसे मुझे पहले एक माइक्रोडॉट से एक अलग से लेयर आ रही है। इमेज है वो ERM है और ये BRVU फर्स्ट BRVU बीआरव्यू नहीं है, बीआरव्यू का है। बीआरव्यू क्यों लग रहा है? जो भी आप बता रहे हो ना रीजन भी देना है कि क्यों लग रहा है।
ERM बोला है तो ERM क्यों लग रहा है, BRBO बोला है तो BRBO क्यों लग रहा है? किसको? लास्ट इमेज ERM लग रही है। देखो नारायणी देवी बुलाओ। नारायणी देवी जी। नितेश ये है लाइन में? यस सर। गुड इवनिंग। अरे कुछ डाउट्स हैं तो कंफर्म कर लो एक बार, जो डाउट्स तो नहीं है कोई? जी सर देख रहा हूँ, एक्चुअली एक पेशेंट है OCT में थोड़ा। अच्छा, मैंने कहा कि मैं आपको एक बार डिस्कस कर रहा था कि कौन सी इमेज है, तो है नहीं आपको। नहीं सर, OCT था इसीलिए पेशेंट वेट कर रहे थे। ओके, कोई नहीं, अभी हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी मैम। बताओ अभी, अच्छा तो बताओ कौन बता रहा था BRBO क्यों लग रहा है और ये ERM क्यों लग रहा है? दोनों बताएंगे, रीजन अपने अपने रीजन बताओ। नेहा होगी बोलना। ERM लग रहा है क्योंकि ये मैकुला के ऊपर एक अलग सी लेयर बनी थी यहाँ पे, बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है इसमें। एंड BRBO क्यों लग रहा है ये? आई थिंक सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी, कर रहे हैं ज्वाइन। तो सामने वाले रूम में देखा है ना। प्रेमा जी शायद बोल रही थी BRBO। हाँ तो BRBO मैंने साइन इन कर नहीं किया साइन इन। आपको सामने वाले रूम में जाना है, वो देखेंगे ना साइन इन। प्रेमा जी है लाइन में। फोन चाहिए क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ। चल रही है भाई। और किसी को कुछ लग रहा है? नितेश जी आप बताओ। हाँ मैडम, मैकुलर एडिमा लग रहा है और ERM में है, क्योंकि मैकुला ERM को सिर्फ ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए उसमें मैकुलर में एडिमा हो चुका है मैडम। अच्छा, और अगर मैं बोलूं कि ये OCT भी इसी पेशेंट का है तो? मैडम उसमें मैकुलर एडिमा के साथ साथ ERM भी है ना मैडम उसमें तो। और हेलो, देखो ये OCT इसी पेशेंट का है, ठीक है, तो इसमें ERM तो है और थोड़ा सा इरेगुलरिटी है। ये क्या है? ये वाइट लेयर ERM है जो अलग से रेटिना के ऊपर है, ठीक है। जी बट जी मैम। मैकुलर एडिमा इतना नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, बट मैकुलर एडिमा नहीं है, OCT में दिख रहा है। लेकिन हाँ, इसको देख के नहीं बता सकते क्योंकि OCT में बता सकते हैं। ऐसे तो ऑब्वियसली फोवियल रिफ्लेक्स डल है, वो कुछ तो है मैकुला में, तो बेसिकली मैकुला के ऊपर लेयर है। दूसरी बात, और कैसे बता सकते हैं ये ERM है? क्योंकि आपको दिख रहा है ये वेसल्स कैसी हो गई हैं? हाँ उस मतलब रेगुलर हो गई, टॉर्चर जैसी हो गई है और खींची जा रही है। हाँ ये वेसल स्ट्रेट होनी चाहिए थी। हाँ तो इसे विंकिंग बोलते हैं ना, जो वेसल्स टेढ़ी मेढ़ी उसे क्या बोलते हैं? विंकिंग। हाँ किंग सर ने बोला था। हाँ अब याद आ गया। हाँ ठीक। ये वाली वेसल देखो मुड़ गई है अंदर। जी मैम। हाँ किंग कुछ इनको खींच रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 रीजन से ERM बोल रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली मैकुला के ऊपर कुछ दिख रहा है जो उसे कवर कर रहा है, दूसरा वेसल्स भी डिस्टॉर्टेड है, कुछ चीज है जो वेसल को पुल कर रही है, तो ये ERM है।
ओके सो जी मैम। दिस इज मैडम फिर आपने जैसे बताया था ना कि किसी का एक आपका वो मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, जिस तरह का आपका उसमें शैडो पड़ता है और एक में शैडो नहीं पड़ता है, वो कौन सी स्लाइड था? हार्ड एग्जिट, हाँ हार्ड एग्जिट में होता ना। हाँ हाँ हार्ड हार्ड एग्जिट्स में शैडो होता है और उसमें वो जो शैडो नहीं होता है उसमें मतलब रिकवरी के चांसेस भी पुअर होते हैं, बराबर ना वैसे? हाँ हाँ उसको क्या बोलते हैं मैडम? आउटर रेटिनल न्यूबुलेशंस नंबर कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आउटर रेटिनल न्यूबुलेशंस ORT फर्स्ट पैराग्राफ ओके हाइपर रिफ्लेक्टिव फोका है हाँ हाइपर रिफ्लेक्टिव फोकस है, हाँ उसमें मतलब विजन इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा नहीं होते हैं। नहीं हाइपर रिफ्लेक्टिव फोकाई में शैडोइंग नहीं होती है और अगर वो दिखता है तो मतलब फुल प्रोग्नोसिस है। हार्ड एग्जिट्स में शैडोइंग होती है कंफर्ट है ना? गॉट इट यस मैम यस मैम। ठीक है तो ये ERM है। ERM मतलब एपिरेटिनल मेम्ब्रेन और ये BRVO नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि BRVO में क्या होता है कि ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन बोलते हैं BRVO को। तो कोई भी रेटिनल ब्रांच में ऑक्लूजन हो जाएगा। ऑक्लूजन होगा तो वेजिफ बनेगा तो नई वेसल्स बनेंगी और हेमरेजेस होंगे। तो BRVO में यहाँ पे हेमरेजेस होते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में। जिस भी क्वाड्रेंट में BRVO है वहाँ पे हेमरेजेस मिलेंगे आपको। मैंने BRVO की पिक्चर लगाई नहीं है बट आई थिंक आपका जो वो कौन सा हुआ था मॉड्यूल 2 ये मैकुलर एडिमा वाला उसमें देखना आप। उसमें मैंने बताया था BRVO CRVO तो उसमें हेमरेजेस मिलते हैं बेसिकली BRVO में। कहीं पे भी BRVO है तो उसमें हेमरेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे रेटिना में। यहाँ तो रेटिना पूरा क्लियर है, कोई हेमरेज नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट BRVO CRVO, कुछ वीनस ऑक्लूजन नहीं है, इट जस्ट अ प्लेन ERM। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। ये कौन बताएगा? आई थिंक सब लोग बता देंगे। क्या है ये तो अभी बताया है ना। सुन ही नहीं पा रहे। हाँ ERM है और सूडोमैकुलर होल है। शूडो क्यों बोल रहे हो? सॉरी मैडम मैकुलर होल है क्योंकि शूडो इसलिए कि पूरा ये ब्रेक नहीं हुआ है मैडम, ERM ब्रेक नहीं हुआ है ना। रेटिना देखो मैकुलर होल तो रेटिना में होता है ना, ERM जी उसके मैम। ऊपर है। शूडो होल जो बोलते हैं उसमें रेटिना की लेयर्स इंटैक्ट होती हैं, केवल ERM में से थोड़ा डिफेक्ट होता है। ओके ओके यहाँ पे तो रेटिना इंटैक्ट है ही नहीं, पूरा का पूरा चला गया। हाँ फुल थिकनेस शूडो होल। हाँ फुल थिकनेस मैकुलर विद ERM। यस फुल थिकनेस मैकुलर होल। ये क्या है? मैकुलर होल है मैडम, बराबर। महेश रुक जाओ, महेश रुक जाओ। मैकुलर हाँ कौन बोला? प्रेमा वेरी गुड। सो दिस इज लैमेलर मैकुलर होल, ठीक है। ये लैमेलर, हाँ ये लैमेलर क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़े से टिश्यू है बेस पे। ये फुल थिकनेस क्यों नहीं है? क्योंकि टिश्यू है। फुल थिकनेस होता तो कुछ नहीं होता, बस सीधे RP आ जाती। चेंज करा देना इसका। अब यहाँ पे ये शूडो होल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ERM नहीं है। इसी को तो ये क्या है? ये लैमेलर मैकुलर, ठीक है। चेंज करा देना। ओके ये क्या है? ये कौन सा टेस्ट है और ये क्यों करते हैं और इसमें क्या दिख रहा है? ऐसे डलवा देना। हाँ ये वो रिसेप्शन लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस हो चुका है। जब तक 18 की नहीं हो कौन बताएगा? नितेश सर बता देंगे। नितेश या एक ही बनवा लेना, एक ही में दोनों बनवा लेना। यस बोलो। CSR में CSR है क्यों? आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है यहाँ पे ऐसे? किया गया ना मैम, हाँ इसकी जो स्लिट बीम है तो उसमें देखो इरेगुलरिटी है, उसमें थोड़ा सा हल्की सी इमेज इरेगुलरिटी है या डिफेक्ट है? पूरा इरेगुलरिटी है या पूरा का पूरा डिफेक्ट है? डिफेक्ट है इसमें। हाँ तो डिफेक्ट है तो क्या है मतलब?
उस पे तो ये मैकुला के मैकुलर होल जैसा ही है, क्योंकि उसमें वो टेस्ट करते हैं हम, जिसमें मतलब मैकुलर होल होगा, स्लिट लैब पे करते हैं मैडम उसको बैठा के, फोटो क्या नाम है टेस्ट का, क्या नाम है? स्टेट फोटो स्टेट जैसा कुछ है मैडम, याद नहीं आ रहा मैम। कोई बताएगा टेस्ट का नाम, कौन सा टेस्ट है ये? मैम व्हाट्स एलन टेस्ट? हाँ वेरी गुड। वॉन हेरिक, वॉन हेरिक, हाँ वॉन हेरिक नहीं, वॉन हेरिक क्यों करते हैं? वॉन हेरिक किसमें करते हैं? वॉन हेरिक जो होता है वो एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ के लिए करते हैं, चेक करने के लिए। ये वॉन हेरिक नहीं है, ये वॉट्स के एलन है। ओके, वाच के एन है ना, वॉट्स के एलन टेस्ट, समझ में आ गया, हम देख लिया। ठीक है। सो इसमें ये क्या होता है, इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो स्लिट लैंप में 90D की स्लिट बना के कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में भी स्लिट होती है उससे कर सकते हो। पेशेंट को फुली डायलेट करना है, पेशेंट को स्ट्रेट देखने बोलना है, और डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में स्लिट बना के मैकुला पे फोकस करना है। तो आपको क्या दिखेगा? स्लिट ही नहीं दिखेगी बीच में, डिस्ट्रक्टेड। अगर मैकुलर होल होगा तो पूरी स्लिट गायब होगी बीच में। और पेशेंट बोलेगा कि मुझे एक, तो पेशेंट से क्या पूछना है कि आपको एक पूरी लाइन दिख रही है या बीच में कुछ दिख रहा है? तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे ना बीच में कट दिख रहा है, तो इसका मतलब है मैकुलर होल है, फुल थिकनेस। और ये फुल थिकनेस है। अगर पेशेंट ने बोला कट दिख रहा है मतलब फुल थिकनेस मैकुलर होल है, खत्म, नो लैमेलर नथिंग। अगर पेशेंट बोलता है कि पूरा कट नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बीच में हल्का सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब डिफेक्ट है, बट ऐसे डिफेक्ट तो नहीं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इरेगुलरिटी है, बट पूरा कट नहीं है, तो वो लैमेलर होल हो सकता है। और अगर पेशेंट बोलता है कि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, तो ERM तो होगी, क्योंकि ERM में डिस्टॉर्शन मिलेगा और साथ में शूडो होल होगा। गॉट इट? यस मैम। तो अगर पेशेंट बोलता है कि बिल्कुल ही नहीं दिख रही, लाइन गायब है, तो मतलब फुल थिकनेस मैकुलर है। तो ये आप लोग ओपीडी में कर सकते हो, जब आप वर्कअप करते हो ना, तो ये आप लोग कर सकते हो ओपीडी में, ठीक है। सो दिस इज माय लास्ट स्लाइड। थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड अटेंशन। और ये सारी चीजें जो भी मैंने क्विज में दिखाई है, ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन है सारी की सारी। तो ये वॉट्स के एलन टेस्ट आपको पता होना चाहिए, लैमेलर होल पता होना चाहिए, मैकुलर होल पता होना चाहिए, फुल थिकनेस कब बोलेंगे, ERM क्या होती है, कैसे दिखती है, ERM फंडस में कैसे दिखती है, ड्रूजन दिखने पता होने चाहिए, ड्रूजन कैसे, क्यूटिकुलर ड्रूजन कैसे होते हैं, PD कैसे होता है, ऑप्टिक पिट कैसे दिखता है, ठीक है। साथ में सिस्टोइड मैकुलर एडिमा, हार्ड एक्सुडेट्स कहाँ पे होते हैं, कौन सी लेयर में दिखते हैं, माइक्रोनिज्म कैसे दिखता है, तो ये सब बहुत ही बेसिक है। So that's all for today. Anybody has any doubt? They can ask me. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी चीज़ें आज कवर्ड हो गई हैं। एंड अभी भी किसी को डाउट्स हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, वरना फिर नेक्स्ट हम